Assalamualaikum biology students of second year. I hope all of you are doing great. Welcome to lecture number 5 of our chapter 16, and our today's topic is support and movements in animals. In our previous lectures we have learned all about support and movement in plants. Now we're going to talk about these mechanisms in animals. If we talk about animals, all kinds of animals have one basic structure for their support and movements, and this basic structure or this unit of support and movement is the skeleton, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में ढांचा कहते हैं. सो ये स्केलेटन वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसने सपोर्ट का काम भी करना है और मूवमेंट का काम भी करना है. अब इस स्केलेटन की डिफरेंट कंपोजिशंस हो सकती हैं, डिफरेंट एनिमल्स के अकॉर्डिंग इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं. तो अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास स्केलेटन की 3 बेसिक टाइप्स बनती हैं. एक हमारे पास टाइप है हाइड्रोस्केलेटन, जिसको हम हाइड्रोस्केलेटन का नाम देते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ skeleton is exoskeleton. I'm sure it is ringing a bell for you क्योंकि ये हम पहले अपने previous chapters में पढ़ चुके हुए हैं इनके बारे में. And then third one is endoskeleton. ये जो तीनों टाइप्स हैं स्केलेटन्स की, इनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें नज़र आएंगे. तो हम इन तीनों को वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोस्केलेटन. हाइड्रोस्केलेटन की अगर हम बात कर लें, द नेम इज़ इंडिकेटिंग दैट दिस स्केलेटन विल इन्वॉल्व वाटर इन इट्स स्ट्रक्चर. तो इस केस में होता क्या है, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर हाइड्रोस्केलेटन होता है उनके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है स्केलेटन के तौर पर, वो होती है उनकी बॉडी कैविटी, जिसको हम नाम देते हैं सिलोम का. सिलोम या बॉडी कैविटी उनके स्केलेटन का काम इस तरह से करती है, जैसे हमने प्लांट्स के केस में पढ़ा है कि उनकी सेल के सेंटर में वैक्यूल होता है जो उनको टर्जिड फॉर्म में शेप भी उनकी रिटेन करता है और उनको प्रॉपर फॉर्म में रखता है. डिफरेंट फंक्शंस भी उनके कैरी आउट करने में हेल्प हो जाती है. बिल्कुल उसी तरह से सिलोम के केस में भी जिन एनिमल्स के अंदर सिलोम होता है वो मोस्टली वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडीज़ जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और उनका जो सेंट्रल पूरी बॉडी का पार्ट होता है जिसने मोस्ट एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ होता है वो उनकी सेंट्रल कैविटी होती है या सिलोम होती है, और उसके अंदर डिफरेंट उनके फंक्शंस भी कैरी आउट हो रहे होते हैं. तो सिलोम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के केस में जो कि सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड, एनी काइंड ऑफ फ्लूइड जो वो अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वो सिलोम से उसको फिल कर देते हैं. और जब ये फिल हो जाता है सिलोम फ्लूइड से तो अपनी प्रॉपर शेप को रिटेन करता है. सिलोम की शेप रिटेन होती है तो जो ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ होता है, क्योंकि उसकी बॉडी सॉफ्ट होती है तो उसके सेंटर में सिलोम जब हार्ड फॉर्म में या रिजिड या टर्जिड फॉर्म में आता है तो बॉडी की शेप जो है वो भी मेंटेन हो जाती है, यानी कि बॉडी को सपोर्ट मिल जाती है. एंड ऑल्सो इस सिलोम के अंदर से ही फ्लूइड की इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट की वजह से ऐसे ऑर्गेनिजम्स मूव भी करते हैं. तो मैंने अभी कहा कि ये हमें सिलोम नज़र आता है या हाइड्रोस्केलेटन नज़र आता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो कि सॉफ्ट बॉडीड होते हैं. तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मोस्टली हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं 2 मेन फाइलम्स जिनके अंदर इस तरह के एनिमल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास है एनालिड्स. एनालिड्स हमारे पास वो सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती हैं और उनकी बॉडी के सेंटर में कैविटी होती है सिलोम. इसके अलावा हमें ये नज़र आ जाते हैं नाइडेरियंस में. नाइडेरियंस का भी हमें पता है ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर किसी किस्म की डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, तो इनके अंदर सिलोम ही वो पार्ट होता है जो मेन काम कर रहा होता है. ये तो हो गया, हमने क्लासीफाई कर दिया कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं जिनके अंदर हमें ये काम होता हुआ नज़र आ रहा है वो कौन से हैं. अब हम कुछ 1-2 स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ भी देख लेते हैं कि हाइड्रोस्केलेटन काम किस तरह से करता है. उसमें पहले एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सी एनीमोन की. सी एनीमोन जो है ये एक स्मॉल एनिमल है जो कि हमें नाम से पता चल रहा है. इट लिव्स इन मरीन एनवायरनमेंट और इसकी बॉडी की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है. सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी बॉडी का.
ये उसकी लोअर पार्ट है, इसके ऊपर से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं एंड इट ऑल्सो हैज़ अ माउथ रीजन राइट हेयर। इस बॉडी के सेंटर में होगी इसकी, बड़े रीजन में होगी इसकी बॉडी कैविटी या सिलोम। तो होगा क्या, जब कभी भी इसके माउथ के थ्रू इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी मरीन एनवायरनमेंट्स में से वाटर इस सिलोम के अंदर एंटर होगा तो इस सिलोम का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, ये एक रिजिड फॉर्म इख्तियार कर लेगा और जब इसकी फॉर्म रिजिड हो जाएगी तो ये जो सॉफ्ट आउटसाइड पार्ट है बॉडी का वो भी एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा, ये टेंटिकल्स भी खड़े हो जाएंगे इसके। एंड ऑल्सो जब ये फ्लूइड यहाँ से निकलेगा और ये फ्लूइड की इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट कॉन्टीन्यूसली कैरी आउट होती रहेगी तो ये बॉडी जो है वो अपनी शेप्स चेंज करती रहेगी और इस तरह से ये टेंटिकल्स के मूवमेंट की वजह से मूवमेंट का फंक्शन भी, लोकोमोशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर देंगे। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है कॉमन एग्जांपल अर्थवर्म की। अर्थवर्म के बारे में हमें पता है इट इज़ अ सेगमेंटेड वर्म। अर्थवर्म इज़ अ सेगमेंटेड वर्म और इसके केस में इसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और उन सेगमेंट्स के अंदर होते हैं सेंट्रल कैविटी होती है। अर्थवर्म के अंदर होगी डिफरेंट कैविटीज़, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होगा कि वो हर सेगमेंट के लिए सेपरेटेड होगी। हर सेगमेंट क्योंकि एक दूसरे से सेपरेट है तो उनकी बॉडी कैविटी भी सेगमेंट्स की फॉर्म में होगी। इसमें भी जो मैकेनिज़्म है वो सिमिलर है सी एनेमोन की तरह का ही। इफ़ दिस इज़ द बॉडी ऑफ अर्थवर्म तो इसकी बॉडी में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और इन सेगमेंट्स के अंदर बॉडी कैविटी है। इन कैविटीज़ के साथ सी एनेमोन के केस में भी और अर्थवर्म के केस में भी इन कैविटीज़ के साथ एक्सटर्नल जो बॉडी है उसके मसल्स अटैच्ड होते हैं। सो यहाँ पे मसल्स अटैच्ड होते हैं इन कैविटीज़ के साथ, एनेमोन के केस में भी और इसके केस में भी। और ये मसल्स इस कैविटी की मूवमेंट या इस कैविटी के बड़े और छोटे होने की वजह से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसकी वजह से एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं। अगर अर्थवर्म की बात की जाए तो इसमें हमें दो तरह के नज़र आ जाते हैं मसल्स। दो फॉर्म्स में हमें मसल्स नज़र आते हैं, एक सर्कुलर मसल्स होते हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। नाम से हमें ये पता चल रहा है। अगर हम अर्थवर्म के लेट्स से दो सेगमेंट्स को जस्ट सेपरेट करके देख लें तो हमारे पास एक सेगमेंट के अंदर लेट्स से जस्ट सर्कुलर है। इनफैक्ट हर सेगमेंट में दोनों किस्म के होंगे, लेकिन अगर हम बात करें एक सेगमेंट की और उसमें सर्कुलर मसल्स की तो जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बॉडी जो है अर्थवर्म की वो इलोंगेट हो जाती है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे जब आपके हाथ में कोई रबर का पीस हो और आप उसको हाथ में स्क्विश करो, दबाएं दोनों हाथों से दोनों फिंगर्स के दरमियान में तो वो इलोंगेट हो जाता है, ये लंबा हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास होते हैं अर्थवर्म के केस में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये कॉन्ट्रैक्शंस याद रहे कि ये कैविटी की वजह से ही हो रहे हैं क्योंकि ये मसल्स कैविटी के साथ अटैच्ड हैं। तो जब इनमें मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जो अर्थवर्म का सेगमेंट होते हैं या बॉडी होती है वो शॉर्टन या कॉम्पैक्ट फॉर्म इख्तियार कर लेती है, वो स्क्विश हो जाती है बिल्कुल। तो ये जो दोनों मूवमेंट हैं इलोंगेशन की और कॉम्पैक्ट होने की, कॉन्ट्रैक्शन की, ये जो मूवमेंट्स हैं ये अर्थवर्म को लोकोमोशन का काम करती हैं। Moving on, we're going to talk about the second type of skeletons in animals, which is the exoskeleton. एक्जो का मतलब है आउटर साइड पे, तो इसका मतलब है ये वो स्केलेटन होता है जो हमें एनिमल्स उन एनिमल्स में नज़र आता है जिनका स्केलेटन आउटर साइड पे होता है, उनकी बॉडी के बाहर होता है और वो हमें विजिबली नज़र आता है। हार्डर जो आउटर उनकी कवरिंग होती है उसको हम एक्जोस्केलेटन का नाम देते हैं। ये जो हार्डर आउटर कवरिंग होती है एनिमल्स के अंदर, इसके अगर हम कुछ कैरेक्टर्स देख लें यानी एक्जोस्केलेटन के कुछ कैरेक्टर्स देख लें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ये चीज़ कि एक्जोस्केलेटन नॉन लिविंग होता है, इनर्ट या फिर नॉन लिविंग होता है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर लिविंग सेल्स नहीं होंगे और इनके अंदर कोई डिवीजन नहीं हो रही होगी। इंस्टेड इसके अंदर सिंपल कुछ सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन हुई भी होगी या फिर कुछ सॉल्ट्स और मिनरल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से ये स्केलेटन बना होगा। एक और कैरेक्टर जो इस एक्जोस्केलेटन में हमें नज़र आता है, इसके अंदर लेयर्स होती हैं, ये डिफरेंट लेयर्स पे कंसिस्टेड होता है। तो अगर हम एक्जोस्केलेटन की मेन लेयर्स की बात करें तो इसकी दो लेयर्स होती हैं। आउटर जो लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं
एक्सो आउटर लेयर को हम नाम देते हैं एपिक्यूटिकल का, एपिक्यूटिकल, और इनर लेयर को नाम दिया जाता है प्रोक्यूटिकल का। ये दो लेयर्स हैं जो मिलकर एक्सोस्केलेटन को बनाती हैं। इन दोनों में से जो एपिक्यूटिकल है उसके अंदर उसकी कंपोजिशन में मेनली वैक्सी लिपोप्रोटीन्स होती हैं, वैक्सी लिपोप्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर, और उसकी वजह से जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है एक्सोस्केलेटन का, उसके ऊपर वो जो लेयर होती है वो वाटर रेजिस्टेंट होती है, और इस वजह से वाटर रेजिस्टेंट के साथ साथ वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रोटेक्ट कर रही होती है एनिमल्स को। प्रोक्यूटिकल की बात की जाए तो इसकी फर्दर दो लेयर्स होती हैं, प्रोक्यूटिकल की फर्दर दो लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास है एक्सोक्यूटिकल, यानी कि आउटर लेयर होगी एक्सोक्यूटिकल, और दूसरी एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल वो पार्ट होता है जो कि एनिमल्स के इंटरनल जो बॉडी है उसके साथ कनेक्टेड होता है। एक्सोक्यूटिकल जो है वो आउटर पार्ट हो गया जो एपिक्यूटिकल के साथ जॉइंड होगी, और एंडोक्यूटिकल जो है वो इंटरनल बॉडी के साथ जॉइंड होगी। इनकी कंपोजिशन को अगर देखा जाए तो प्रोक्यूटिकल में हमें मोस्टली नज़र आते हैं काइटिन, जो इसका मेन कंपोनेंट होता है वो काइटिन है। काइटिन के बारे में हमें पता है, इट्स अ हार्ड रिजिड टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल जो कि स्केलेटन्स के अंदर हमें मोस्टली नज़र आता है। सो इसके अंदर काइटिन है, और इसके अलावा कुछ पॉलीसेक्राइड्स होंगे बड़े बड़े, एंड ऑल्सो समटाइम्स इसके अंदर डेपोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम नाम देते हैं स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से शेल, डिफरेंट टाइप्स के शेल्स की हार्डनिंग का जो काम है वो हो रहा होता है। तो ये हमें पता चल गया कंपोजिशन का कि एक्सोस्केलेटन की कंपोजिशन क्या है या उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं। अब हम बिल्कुल पहले की तरह देख लेते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल्स कौन सी हैं। तो एक्सोस्केलेटन हमें मेनली नज़र आ जाता है जिन ऑर्गेनिजम्स या जिन फाइलम्स में नज़र आता है उसके अंदर मेनली हमारे पास है मोलस्का एंड आर्थ्रोपोड्स। सो हमारे पास हैं मोलस्का एंड आर्थ्रोपोड्स। ये दो वो फाइलम्स हैं जिनके अंदर हमें एक्सोस्केलेटन नज़र आता है। मोलस्का के केस में अगर बात की जाए तो ये थोड़े लेस एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी जो आउटर शेल होता है, जो आउटर एक्सोस्केलेटन होता है वो हमें शेल की फॉर्म में नज़र आता है, और वो जो शेल होता है उसके अंदर उनकी जो बॉडी होती है वो एम्बेडेड होती है। बॉडी जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में होती है, और इनके जो शेल्स हैं वो उनकी बॉडी के साथ ग्रो करते रहते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल के तौर पे हमें नज़र आता है स्नेल्स के केस में, यू सी के स्नेल्स के अंदर जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है उसके ऊपर लेयर्स होती हैं। सो इफ़ दिस इज़ द एक्सोस्केलेटन ऑफ अ स्नेल, तो उसके ऊपर डिफरेंट इस तरह से लेयर्स बनी हुई होती हैं। वो लेयर्स इस वजह से होती हैं कि ये उनकी ग्रोथ के साथ साथ जो एक्सोस्केलेटन या शेल जो होता है वो बड़ा हो रहा होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है तो उसके ऊपर लेयर्स हमें नज़र आती रहती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात कर लें आर्थ्रोपोड्स की, तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो थोड़ा सा एडवांस्ड होता है। उसकी रीज़न ये है कि इनके अंदर इंट्रोडक्शन होती है जॉइंट्स की। आर्थ्रोपोड जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जॉइंट्स के बारे में हमें पता है ये वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे या ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे दो डिफरेंट हार्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में जॉइन हो रहे होते हैं। तो इनके पास होंगे जॉइंट्स के साथ डिफरेंट मसल्स अटैच होंगे, तो इसका मतलब है कि इनके लिए लोकोमोशन का काम जो है वो आसान हो गया है। इसके अलावा जो इनकी बॉडी है वो डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट शेप्स को इख्तियार कर सकती है। ऑल्सो आर्थ्रोपोड्स के केस में कुछ इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं जो इनके शेल या आउटर एक्सोस्केलेटन के ऊपर होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं सेंसिला का। ये छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें एक्सोस्केलेटन के ऊपर हेयर लाइक फॉर्म में, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में नज़र आ जाते हैं। और आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इनका जो आउटर एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स के केस में वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है डिफरेंट एक्सटर्नल हैज़र्ड्स या डिफरेंट एक्सटर्नल थ्रेट से।
लेकिन एक्सोस्केलेटन का हमारी अगर हम बात करें तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज एक्सोस्केलेटन का एनिमल्स को होता है, और ये होता है कि जिनके अंदर ऐसे एनिमल्स जिनका आउटर जो रीजन है वो बिल्कुल अपनी जगह पर स्ट्रिक्ट रिजिड फॉर्म में होता है, उनके लिए अपनी बॉडी को बड़ा करना या बॉडी का जो साइज़ है उसको ग्रो होना मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में फिर वो क्या करते हैं, यानी बॉडी का साइज़ बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि जो एक्सटर्नल लेयर है वो डेड सेल्स की है, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो इस केस में एनिमल्स जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरते हुए नज़र आते हैं, इंसेक्ट स्पेसिफिकली, और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्डाइसिस का। एक्डाइसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंसेक्ट्स जो है वो गुजरते हैं, या ऐसे एनिमल्स जिनके पास एक्सोस्केलेटन होता है। और एक्डाइसिस का मतलब होता है कि ये अपने शेल को या अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं, शेडिंग का प्रोसेस होता है। इसको दूसरा नाम मोल्टिंग का भी दिया जाता है। और इसमें हो क्या रहा होता है, जो एक्सोस्केलेटन है उनका वो टेम्परेली उतर जाता है या उसको वो उतार देते हैं, और फिर अपनी बॉडी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करने के बाद अपना एक न्यू शेल बनाते हैं जो कि साइज़ में बड़ा होता है। तो एक्डाइसिस जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन वाला प्रोसेस है, जिसके ज़रिए से डिफरेंट जो एक्सोस्केलेटन पोजेसिंग एनिमल्स हैं वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगर एक्डाइसिस की हम थोड़ी सी डिटेल देख लें कि उसमें क्या होता है, तो ये प्रोसेस 3-4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर हो क्या रहा होता है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक्डाइसिस की हम बात करें तो एक्डाइसिस के फर्स्ट स्टेप में एंजाइम्स काम करके एक्सोस्केलेटन को डिसॉल्व कर देते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया है एक्डाइसिस की बात हो रही है। एक्डाइसिस के फर्स्ट स्टेप में एंजाइम्स फंक्शन करते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हाइपोडर्मल लेयर में। हाइपोडर्मल ग्लैंड्स होते हैं कुछ, उधर से एंजाइम्स निकलते हैं और वो एक्सोस्केलेटन को डिसॉल्व कर देते हैं या उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सेकंड स्टेप में हमारे पास जो एक्सोस्केलेटन है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है, या उसके अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट स्प्लिट्स आना शुरू हो जाते हैं और वो टूटना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेप में जो ये बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की वो न्यू प्रोक्यूटिकल बनाना शुरू कर देती हैं, प्रोक्यूटिकल एंड ऑल्सो एपिक्यूटिकल, यानी कि न्यू लेयर बनाना शुरू कर देती हैं एक्सोस्केलेटन की। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। और लास्ट स्टेप होता है इसकी हार्डनिंग का। न्यू प्रोक्यूटिकल के बनने के बाद इसको, इस शेल को, इस स्केलेटन को हार्ड करना होता है। हार्डनिंग के लिए उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसमें ज़्यादातर हमें नज़र आता है CaCO3 जो कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, और हमने भी इस प्रोसेस को भी कहा था कि इसको नाम दिया जाता है स्क्लेरोटाइजेशन का। सो एक्डाइसिस का जो प्रोसेस है वो हमें इन एनिमल्स में इस तरह से नज़र आता है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये कंट्रोल होता है इन एनिमल्स के नर्वस सिस्टम से, एंड ऑल्सो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनको नाम दिया जाता है एक्डाइसोन का। ये जो हैं ये मिलकर इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ स्केलेटन हमारे पास है एंडोस्केलेटन, और ये वो स्केलेटन होगा जो हमें ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो है एम्बेडेड नज़र आता है, और ये मोस्टली प्रॉपर रिजिड या हार्ड फॉर्म में होता है जो बॉडी को इंटरनली सपोर्ट कर रहा होता है। अगर एंडोस्केलेटन की कंपोजिशन की बात की जाए तो ये एक्चुअली बना हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ से। कनेक्टिव टिश्यूज़ का पता है हमें कि ये अ टाइप ऑफ टिश्यू है जो हमें एनिमल्स के अंदर नज़र आते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ये सारे एक्यूमुलेट होकर डिफरेंट फॉर्मेशंस में जो है स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और वो स्केलेटन का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं इनके साथ साथ इनके अंदर होती हैं कोलेजन प्रोटीन्स। सो इन दोनों की एक्यूमुलेशन, इन दोनों के नेटवर्क से हमारे पास एंडोस्केलेटन बनता है, और ये एंडोस्केलेटन हमारे पास दो फॉर्म्स में आ जाता है। इन दोनों की एक्यूमुलेशन से जो हमारे पास एंडोस्केलेटन बना है या तो वो बोन की फॉर्म में होगा या फिर वो कार्टिलेज की फॉर्म में होगा। ये दो फॉर्म्स हैं जो कि एंडोस्केलेटन की हो सकती हैं। कार्टिलेज
और इन दोनों का बेसिक डिफरेंस हमें प्रीवियस क्लासेस से पता है। बोन जो होती है वो हार्डर होती है और कार्टिलेज जो है वो थोड़े फ्लेक्सिबल टाइप की बोन होती है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो यही हैं कि इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और कोलेजन है। इन कोलेजन के अंदर दोनों के केसेस में कुछ सेल्स भी होते हैं, लिविंग सेल्स भी होते हैं। इन दोनों के अलावा इनके अंदर कुछ लिविंग सेल्स भी एम्बेडेड होते हैं। अब वो लिविंग सेल्स जो हैं वो इन दोनों के केस में डिफरेंट होंगे, बोन्स के केस में अलग होंगे और कार्टिलेज के केस में अलग होंगे। तो हम इन दोनों को फिर वन बाय वन देख लेते हैं कि बोन और कार्टिलेज जो हैं उनकी कंपोजिशन कौन सी है। पहले हम बात करेंगे बोन की, और बोन के बारे में हमने अभी इस्टेब्लिश कर लिया कि कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और उनके साथ कोलेजन का नेटवर्क होता है और वो मिलकर बोन बनाते हैं। अगर बोन जो होती हैं वो मोस्टली वेरी रिजिड, वेरी हार्ड फॉर्म में हमें नज़र आती हैं। हम पहले बात कर रहे हैं बोन्स की। वेरी हार्ड फॉर्म में हमें बोन्स नज़र आती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स के अंदर, स्पेसिफिकली ह्यूमंस के अंदर भी इन बोन्स के साथ मसल्स अटैच्ड होते हैं। दे हैव मसल्स अटैच्ड विद दैम, और फिर इन मसल्स की वजह से, बिल्कुल उस तरह जैसे हमने हाइड्रोस्केलेटन की बात की थी, इन मसल्स की वजह से ये मूवमेंट शो करते हैं। सो ये है, इनके साथ होते हैं मसल्स, और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट का काम करते हैं। मसल्स के अलावा इन बोन्स के अंदर हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन भी नज़र आती है, यानी कि हमें डिफरेंट मिनरल्स की एक्यूमुलेशन या अबंडेंस नज़र आती है बोन्स के अंदर। जैसे कि ह्यूमंस के केस में हमें पता है हमारी बोन्स में अबंडेंस होती है कैल्शियम की एक्यूमुलेशन से हमारी बोन्स बनती हैं। तो अब अगर हम बात करें कि बोन्स के पास सेल्स कौन से होते हैं, हमने कहा था कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, कोलेजन प्रोटीन्स हैं और कुछ लिविंग सेल्स होंगे। अगर बोन सेल्स की बात की जाए तो उसकी हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं। एक होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स तो वो बेसिक सेल्स होते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी सेल्स और बॉडी पार्ट्स के लिए डिफरेंट टिश्यूज़ को बनाना होता है, तो वो जो है वो भी इनके बोन सेल्स का एक पार्ट होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो सेल्स आते हैं बोन सेल्स, उसमें हमारे पास फर्स्ट वन है ऑस्टियोब्लाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप हमारे पास है सेल्स की ऑस्टियोसाइट, एंड द थर्ड टाइप इज़ ऑस्टियोक्लास्ट। इन तीनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसका फंक्शन है बोन फॉर्मेशन का, यानी बोन के सेल्स की फॉर्मेशन करनी होती है इन्होंने, ऑस्टियोब्लास्ट ने। और ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं ये मैच्योर बोन सेल्स को कहा जाता है, ये उनका नाम है। और जो ऑस्टियोक्लास्ट्स हैं इनका काम होता है हमारी बोन्स के सेल्स को डिज़ोल्व करने का मकसद होगा कि पुराने सेल्स को ख़त्म करके ताकि उसकी जगह पे न्यू सेल्स जगह ले सकें। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट्स डिफरेंट सेल्स को डिज़ोल्व करते हैं। इनका काम इस तरह से होता है कि जब बोन जो है वो कार्टिलेज की फॉर्म में होती है तो सबसे पहले फंक्शन जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट का आ जाता है। वो जिस वक्त उस कार्टिलेज ने हार्डन होकर बोन की फॉर्म इख्तियार करनी होती है तो वो उस कार्टिलेज को डिज़ोल्व कर देते हैं। उसकी जगह पे आ जाते हैं हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट्स। और ऑस्टियोब्लास्ट जब वहाँ पे लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो बोन जो है वो हार्ड फॉर्म में आ जाती है और वहाँ पे मैच्योर सेल्स जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और उनको हम ऑस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं। ये हो गई बात बोन्स की। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज के बारे में हमने कहा है कि ये सॉफ्टर एंडोस्केलेटन है और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और ये उतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता। कार्टिलेज के बारे में, कार्टिलेज और बोन का एक और डिफरेंस दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड इज़ दैट बोन्स के केस में आउटर पार्ट जो होता है वो हार्ड होता है और इनर पार्ट जो है वो सॉफ्ट होता है। तो बोन का जो आउटर पार्ट है वो वेरी रिजिड और इनर पार्ट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है। और इस सॉफ्ट एंड स्पंजी होने की वजह से इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स भी होती हैं प्रेजेंट। लेकिन अगर हम बात करें कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि इनके अंदर
जो फ्लेक्सिबल इनका स्ट्रक्चर है उसके अंदर बोन ब्लड वेसल्स का एक्यूमुलेशन या उनकी इंसर्ट नहीं हो सकती इनके अंदर ब्लड वेसल्स। कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होते हैं, जैसे अभी हमने बोन के सेल्स को देखा, तो वो होते हैं बेसिक, उनका नेम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द बेसिक सेल्स ऑफ कार्टिलेज, और ये हमें अपनी बॉडी के सॉफ्ट बोन्स जिनको कहा जाता है उनके अंदर कार्टिलेज एक्चुअली प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे एयर के अंदर, हमारी नोज़ के अंदर। कार्टिलेज की हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। अगर कार्टिलेज की टाइप्स को हम देख लें तो हमारे पास उसकी 3 टाइप्स हैं, और ये टाइप्स भी आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। हमारे पास आता है हाइलिन कार्टिलेज, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कार्टिलेज है, जो हमें जितने भी बॉडी के मोस्ट रीजन्स में कार्टिलेज जहाँ पे प्रेजेंट होता है उनके अंदर हाइलिन कार्टिलेज ही लार्ज नंबर में होता है। सो हमारे पास है टाइप्स में, नंबर 1 वी हैव हाइलिन कार्टिलेज. It is present in the most parts where cartilage is present. Second, we have elastic cartilage, and the third one is fibrocartilage. ये जो हैं ये 3 बेसिक टाइप्स हैं। हाइलिन कार्टिलेज हमने कहा कि ये बॉडी के डिफरेंट अबंडेंट रीजन्स में जहाँ कहीं पे भी जॉइंट्स होते हैं और उनके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हाइलिन होता है। इलास्टिक कार्टिलेज हमें नज़र आ जाता है अपनी एयर में, और ये थोड़ा इनके अंदर थोड़ी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। और फाइब्रो कार्टिलेज जो ये है ये हमें मिल जाता है हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में, यानी हमारी जो रिब्स हैं उनके दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं वो इन कार्टिलेज की वजह से एक वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जिससे वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बोन्स के साथ साथ। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट सम मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स, जो कि अब तक डिफरेंट स्केलेटन्स को पढ़ने के बाद हमारे लिए अंडरस्टूड होने चाहिए कि वो कौन कौन से काम है। फर्स्ट फंक्शन है सपोर्ट एंड शेप का, जो हमने सब ऑर्गेनिजम्स में कॉमन देखा कि उनकी बॉडी की सपोर्ट एंड शेप के लिए स्केलेटन की ज़रूरत होती है। सेकंड है प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन हो सकती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन, जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन है, और एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी के इंटरनल डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद मूवमेंट, क्योंकि हमने कहा कि जितने भी टाइप्स के स्केलेटन्स हैं, तीनों टाइप्स के, उनके साथ मसल्स अटैच्ड होते हैं बॉडी के, और मसल्स की वजह से बोन्स वगैरह मूव कर पाती हैं। थर्ड हमारे पास है मिनरल होम्योस्टेसिस, और इसका मतलब है कि हमने अभी कहा था बोन्स के अंदर एक्यूमुलेशन होती है डिफरेंट मिनरल्स की, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम, और ये एक स्टोरेज साइट का काम करती हैं बोन्स फिर इन सारे मिनरल्स की, और जब कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो रिलीज़ कर देती हैं, और जब कभी ये एक्सेस हो तो उनको वो स्टोर कर लेते हैं। एंड लास्ट वन ब्लड सेल प्रोडक्शन, जिसमें कि रेड और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमें बोन मैरो से निकलते हुए प्रोड्यूस होते हुए नज़र आते हैं, और बोन मैरो जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमें बोन्स के अंदर प्रेजेंट मिलता है। बोन मैरो वो मेन कंपोनेंट है जो हमें ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करके देता है। एट द एंड, like always, I have some short questions for you which you need to attempt on your own, and also a long question from your topic, which is the importance of skeleton, जिसमें हमने different functions पढ़े थे। It's a question that's been asked in a previous paper as well, so I will suggest that you learn your lecture very carefully. Inshallah, I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.